Hello everyone, welcome to my channel The Ethical Bureaucrat. In this particular video, we are going to solve UPSC CDS का जो पेपर हुआ था on 12th of April, right? बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थ्रू UPSC ऑफिशियल आंसर की, right? जो आंसर की रिलीज़ किया गया है रिसेंटली। अच्छा, देखो पर्पस क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। अभी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ऑन 24th ऑफ मई, तो वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि ये सीडीएस पेपर के कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या कुछ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रिपीट हो जाए, या फिर वो अराउंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो चूँकि हमको पहले से पता हो ये सब, है ना, एंड सो डैट हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए अपने 24th ऑफ मई वाले एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ जिनका अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है वो एक अपना रियलिटी चेक भी ले सकते हैं इस पेपर के थ्रू, राइट। अच्छा, इस पेपर को मैंने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ही सॉल्व किया है, और यही कारण है कि इसमें जो कुछ आपको कोर बायोलॉजी के क्वेश्चन दिखेंगे, कोर फिजिक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, उसको मैंने ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया है, राइट, बिकॉज वो यूपीएससी का फोटे है नहीं। यूपीएससी सीएससी एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स comprises major portion of revenue expenditure in the budget 25-26 of the Union Government of India? The correct answer is इंटरेस्ट पेमेंट। देखो, ये क्वेश्चन से पहले तो हमको ये समझना होगा कि कम से कम जो पाई चार्ट वगैरह रहता है ना बजट में, राइट, उसको आपको थोड़ा सा देख लेना है, सो डैट आपको ये पता चल पाए कि मेजर पोर्शन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कौन से सेक्टर को जा रहा है, कौन से मिनिस्ट्री को जा रहा है, ठीक। ये एक आइडिया आपको रखना चाहिए, खास करके रीसेंट बजट का। अब मानते थोड़ा सा कि आप अगर 1-2 साल पुराना भी बजट अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसा ऑप्शन दिया हुआ है उससे आप आराम से गेस कर लेते कि इस क्वेश्चन का आंसर भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा, राइट। लेकिन हाँ, आपको बजट में कम से कम वो जो पाई चार्ट वगैरह बनाया हुआ होता है उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 का अगर बात करते हैं तो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। सो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना provide risk insurance to farmer against crop damage due to non-preventable natural risk। सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? ये क्रॉप इंश्योरेंस है, राइट। बट दिस सेकेंड स्टेटमेंट ना, दिस इज द फीचर ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राइट। दिस इज नॉट द फीचर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो सेकंड अगर गलत होता है तो चलो, मेरे पास तो मेरा एक ही ऑप्शन गलत होता है। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। कुछ भी ऐसा काटने लायक लग नहीं रहा है, तो 1 और 3 तो सही है, 1 और 3 इसमें है। 4 एक बार देखते हैं। अगेन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। फिर से ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फीचर है, ठीक है। तो ये 4th वाला भी गलत हो जाएगा, और करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। बस देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक स्कीम है, बट दूसरे स्कीम का कंपोनेंट, दूसरे स्कीम का फीचर इसमें लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फीचर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लिखा हुआ था, राइट। अच्छा, और ये ध्यान ये भी रखना है आपको साथ साथ कि जैसे अभी हम यूपीएससी के लिए अगर पढ़ेंगे तो एक तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ लेंगे, राइट, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पढ़ लेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी, ये क्या गया? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज आर करेक्ट। तो पहला, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन वर्क पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी, इनकम डायमेंशन। नो, दिस इज रॉन्ग। यहाँ वर्क पार्टिसिपेशन का बात नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्क पार्टिसिपेशन जो है ना इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ लेबर मार्केट डायमेंशंस। अभी समझ में आएगा आप, ठीक है। तो वर्क पार्टिसिपेशन इस डायमेंशन के अंदर ही आता है, राइट, अलग से नहीं बात होता। अच्छा, सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, जीआईआई रिफ्लेक्ट जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज, जैसा पहला स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था, इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी गुड, एम्पावरमेंट, वेरी गुड, एंड थर्ड लेबर मार्केट डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशंस पे बात होता है, एंड ये लेबर मार्केट डायमेंशन का एक कंपोनेंट वर्क पार्टिसिपेशन है, राइट। तो वर्क पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी, इनकम डायमेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट ये है
2 अपना, राइट. सो सेकंड इज करेक्ट. थर्ड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ GII रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. जहाँ पे GII अगर 0 है तो इट इज इंडिकेटिंग दैट वुमेन एंड मेन आर फेयरिंग इक्वली इन ऑल डायमेंशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट आंसर इज 2 and 3. ठीक है, पहला गलत है. नाउ तो क्या हुआ, इससे क्या समझना है, इससे ये भी हमको समझना है कि अगर कोई इंडेक्स वगैरह है तो वो इंडेक्स पब्लिश कौन कर रहा है और उसके कंपोनेंट्स क्या है. ठीक है, अभी भी समय है, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल सकते हैं, राइट. तो करंट अफेयर से अगर कोई इंडेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर थोड़ा सा इस प्रकार से फोकस कर सकते हैं ना. ये देखो थोड़ा सा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इज मेजर्ड बाय, तो इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग ईच पर्सन का ओवरलैपिंग डेप्रीवेशन अक्रॉस इंडिकेटर in health, education and standard of living dimension. Very true and this is correct. ये क्या बोल रहा है, measuring each person separate efficiency नहीं भाई, measuring each person का poverty on the indicator of health happiness एकदम नहीं, measuring inequality deprivation. देखो ये सिंपल है, multi dimensional poverty index का ये बेसिक सा definition है, ध्यान रखना है. Right now why, because this is not the part of current affair. multi dimensional poverty index अब स्टैटिक का ही पार्ट माना जाएगा. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39. आपको करना क्या है, जो भी कम से कम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, राइट, उसको थोड़ा सा पढ़ लें, राइट. ठीक है, नाउ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that generate proceeds for investment in environmentally sustainable and climate suitable projects are called. बताओ, इसमें दिमाग लगाना था. द करेक्ट आंसर इज ग्रीन बॉन्ड. इतना फिर इसमें सोचना ही नहीं है भाई, खुद से भी देख लो थोड़ा सा, है ना. यही ग्रीन बॉन्ड है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोसीड जनरेट कर रहा है ताकि वो पैसा जो आए उसको इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट पे लगाया जा सके. क्लियर. नाउ अब आपका काम क्या होना चाहिए कि एक बार थोड़ा सा आप कार्बन बॉन्ड पढ़ना, थोड़ा सा सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड पढ़ने का कोशिश करना कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है, कौन इशू कर रहा है, इंडिया में इसका कोई रेलिवेंस है क्या, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sector is included in the list of sunrise sector in India. sunrise sector in India. sunrise sector actually किसको बोलते हैं ना, sunrise कर रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा इंडस्ट्री जो अपने ऐसे शुरुआती दौर पे है लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाएगा फ्यूचर में. क्लियर. तो अगर जब सनराइज सेक्टर का बात हो रहा है तो वहाँ पे हमको हाई ग्रोथ रेट दिखेगा और इसके साथ साथ हमको हाई लेवल ऑफ इनोवेशन दिखेगा. ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सा होगा, तो कोई सनराइज सेक्टर, कोई राइजिंग सेक्टर ऐसा ना जो अभी इन्फेंसी में हो, अपने शुरुआती दौर पे हो. करेक्ट आंसर क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. सर्विस सेक्टर मैच्योर हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप जान रहे हो, टेक्सटाइल सेक्टर मैच्योर्ड है इंडिया में, राइट. तो द करेक्ट आंसर इज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 42, which of the following country were founding members of SAARC established in 1985. फाउंडिंग मेंबर का बात कर रहा है, तो सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि एक हम लोग ट्रिक पढ़ते थे MBBS पिन, है ना. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स, राइट. ये इसके मेंबर थे, राइट. अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान तो 2017 में ज्वाइन करा है, तो अफगानिस्तान मेंबर हो ही नहीं सकता है. तो कहाँ कहाँ भाई 4 है, यहाँ है, राइट. और कौन कौन सा बचा, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स. ओके, इंडिया, नेपाल एंड मालदीव्स. करेक्ट आंसर इज बी. इसका सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, इट इज इन काठमांडू एंड काठमांडू इज इन नेपाल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 43, Government of India has announced a 6-year mission for Atmanirbharta, self-reliance in pulses, with a special focus to ensure 100% procurement at MSP of. तो करेक्ट आंसर इज तूर, उड़द, मसूर. इसको बिग 3 पल्सेस भी कहा जाता है. ये क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता था तो इतना घबराना भी नहीं. क्लियर. क्यों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को ट्रैक कर पाना बहुत टफ होता है. अच्छा, जब यहाँ पे बात हो रहा है तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें. पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि तूर, उड़द, मसूर को बिग 3 पल्सेस कहा जाता है, राइट. अच्छा, और क्या, तो गोल क्या था ये आत्मनिर्भरता, ये 6-year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता, इसका गोल क्या था, गोल था कि हम इन 3 पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए बाय 2027. क्लियर. अच्छा, तूर किसको बोल रहे हैं, ये अरहर दाल को बोलते हैं, राइट, अरहर को. सो अरहर, उड़द, मसूर या तूर, उड़द, मसूर, बिग 3 पल्सेस एंड उसका बात होता है यहाँ 6-year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता. नाउ क्वेश्चन नंबर 44,
देखो पर्पस क्या है इस सेशन का, पर्पस बस इस वीडियो का यही है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो आपको गलत नहीं करना है, राइट। नहीं तो फिर क्या होगा, अफसोस होगा कि यार CDS में पूछा था उसके बाद भी मैंने प्रैक्टिस नहीं करा, मैंने वो देखा नहीं, राइट। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। देखो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी देखो, दैट IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year ओल्ड 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर, कि एक साल में जो 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, जिंदा बच्चों का, राइट, उनमें से कितने बच्चों का डेथ एक साल के पहले हो गया। सो नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 year बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। तो हर 1000 बच्चों पे कितने बच्चे का डेथ हो गया, दिस इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक। अच्छा, ये जो बोल रहा है ना कि IMR इज एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम, अरे भाई एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम, दिस इज नथिंग बट दिस इज TFR, टोटल फर्टिलिटी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस अगेन। ये अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी गेस कर सकते थे इस क्वेश्चन के आंसर को कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड टू assess the state of governance across states and UTs. Correct answer is good governance index, and this good governance index, this is launched by Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Clear everyone? Now, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, that 46 कि स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच था इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन एट शिकागो इन 1893 ओपनड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपने पढ़ा होगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय गांधी जी एज हिज राज्य गुरु इन May 1915। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, ये तो सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। राज्य गुरु माने क्या, पॉलिटिकल गुरु, एंड ये सब जगह हर नोटबुक में आपको मिलना होगा कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 48 विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट, एक सेकंड, द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है भाई, बंटवारा हुआ था उसके कारण, बंगाल का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उसके कारण स्वदेशी मूवमेंट हुआ, यहाँ तक ठीक लग रहा है। विच वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल, दिस इज करेक्ट, that the Swadeshi movement had its genesis in anti-partition movement which was started to oppose the British decision to partition Bengal। हाँ, तो बताओ इसमें तो कुछ वैसा लग ही नहीं रहा है ना। करेक्ट आंसर ये पहला तो सही होगा। दूसरा बोल रहा है अरबिंदो घोष वॉज इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू रेस्ट ऑफ इंडिया एंड कैरिंग इट बियॉन्ड द प्रोग्राम ऑफ जस्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू अ फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल। अरबिंदो घोष अलॉन्ग विथ, आपको पता होगा, अलॉन्ग विथ लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनके साथ मिलके अरबिंदो घोष चाहते थे, अच्छा ये लोग थे कौन, तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, राइट। तो इनके साथ मिलके ये चाहते थे कि जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक कन्फाइन ना रहे, बंगाल तक मूवमेंट सिर्फ कन्फाइन रहे। ये कौन लोग चाह रहे थे, मॉडरेट चाह रहे थे। तो अरबिंदो घोष अलॉन्ग विथ लाल बाल पाल दे वांटेड एट दैट टाइम कि मूवमेंट जो है वो बंगाल के बाहर भी फैलाया जाए, राइट। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये हर एक टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अच्छा, ये आप बता सकते हो क्या मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये पार्टीशन जो था, ये पार्टीशन अनाउंस किसने करा था इन 1905, गवर्नर जनरल कौन था उस वक्त? प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। नाउ एक बात हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज खरोस्ती एंड द लैंग्वेज इज प्राकृत। नो, द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, दिस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज ब्राह्मी।
नॉट खरोस्ती, राइट। एंड लैंग्वेज जो था वो लैंग्वेज क्या था, चेस्ट संस्कृत, प्योर संस्कृत था, ठीक। अच्छा, तो स्क्रिप्ट वाला बात तो नहीं पता होता है, लेकिन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये सबको पता होता है, राइट। तो अगर वन पता होता, एंड सीरियसली जो भी मतलब थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े ना, उनको ये बात पता होना चाहिए था, राइट। वन पता होता, हम लोग डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे, राइट। इट इज़ एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, ये तो गलत है भाई। इट मेंशंस ईयर 72 ऑफ शाक एरा, मतलब 72 एरा का अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये लमसम 180 AD हो जाएगा। तो इसके बारे में तो मेंशन करता है, तो अनडेटेड कैसे हुआ, राइट। अच्छा, तो ये भी अपना गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द रीस्टोरेशन ऑफ अ रिजर्वॉयर कॉल्ड सुदर्शन लेक, दिस इज करेक्ट। दिस सुदर्शन लेक ना, दिस वाज रिपेयर्ड बाय, ये जो रुद्र दमन है, इनके गवर्नर साहब, उनका नाम था ये शिवु शखा, हु वाज गवर्नर ऑफ किंग रुद्र दमन, है ना, उनके द्वारा इसको रिपेयर किया गया था। अगर सुदर्शन लेक के बारे में समझे तो इट वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता, हु वाज गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। हम आपको पहले भी बताएं कि जूनागढ़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 देखो कि द बोवर मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल सोर्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन एंशिएंट मेडिसिन। टफ क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। द करेक्ट आंसर इज मेडिसिन, राइट। बोवर मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन फॉर बीइंग अ सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन एंशिएंट इंडिया, करेक्ट आंसर इज मेडिसिन। अच्छा, इसका बोवर मैन्युस्क्रिप्ट को अगर ऐसा भी लिखा हो नवनीतका मैन्युस्क्रिप्ट, तो भी वही बोवर मैन्युस्क्रिप्ट का ही दूसरा नाम नवनीतका मैन्युस्क्रिप्ट था, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड इसका रिलेशन किससे है, मेडिसिन से है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको लेके चलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 का बात करते हैं, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली इंडियन मेंबर टू बी प्रेजेंट व्हेन वर्नाक्युलर प्रेस बिल केम अप बिफोर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब वर्नाक्युलर प्रेस बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया गया तो उस वक्त एकमात्र इंडियन मेंबर कौन था, करेक्ट आंसर इज महाराजा ज्योतेंद्र मोहन टैगोर। एक्चुअली ही ज्योतेंद्र मोहन टैगोर ना, ही वॉज लीडर ऑफ जमींदारी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और ये मतलब डायरेक्ट आपके चैप्टर 9 चैप्टर 9 बिपिन चंद्र इंडिया द स्ट्रगल टू फ्रीडम, उससे उठाया गया है, राइट। ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू रानी गुम्फा केव उड़ीसा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टफ क्वेश्चन है, लेकिन देख लो जल्दी से। रानी गुम्फा केव इज प्लेन एंड कंटेन्स नो म्यूरल और स्कल्पचर। बताओ ये आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए क्या, कि वहाँ कोई म्यूरल स्कल्पचर हो ही ना, है ना, सोच सकते हैं पहला। दूसरा, तो पहला अगर गलत होता है हम लोग डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि रानी गुम्फा केव इज 2 स्टोरीड, ये तो नहीं पता है, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि क्या कोई स्कल्पचर नहीं होगा वहाँ पे, कोई म्यूरल पेंटिंग नहीं होगा वहाँ पे। तो अपना अगर जैसे 1 गलत होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 2 ओनली, तो ये सही है। इसका मतलब थर्ड वाला भी गलत है। रानी गुम्फा केव कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्टयार्ड, नो इट कंसिस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। हमेशा ये भी तो थोड़ा सा मतलब दिमाग में लेके चलना ही पड़ेगा ना, कि हर टाइम इन्फॉर्मेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो, नॉलेज से ही क्वेश्चन सॉल्व हो, ये तो ज़रूरी है नहीं, राइट। नाउ क्वेश्चन 53 का अगर बात करते हैं। अच्छा, अब होता क्या आपसे, अगर आप ऐसे जैसे अभी हम बोल रहे हैं आपको सोचने के लिए, अगर आप ऐसे नहीं सोचते तो आप तो पक्का ये रानी गुम्फा केव देखते और आप क्वेश्चन छोड़ देते। बट ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि क्या एक बेस कल्चर नहीं है ना, तो रिस्क ले सकते हैं इस, और तभी तो वो दिया हुआ भी है ना कि जैसे अगर हम इसको गलत पकड़ पा रहे हैं हम लोग डायरेक्टली आंसर पे पहुंच पाए। अब ये सब भी क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि द मेसोलिथिक साइट ऑफ बागौर इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड साइट। कहाँ पे ये लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। अगेन दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी दैट एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग, जो गड्ढा करके लोग रह रहे थे, है ना, तो एक्सटेंसिव पिट ड्वेलिंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एट 2 नियोलिथिक साइट्स ऑफ बुरजाहोम एंड गुफरकल। कहाँ है ये लोकेटेड,
ये आपको कश्मीर वैली में लोकेटेड है। क्लियर? नाउ यहाँ द चालकोलिथिक आहार कल्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। थोड़ा सा पढ़ा होता तो सब ये सारा क्वेश्चन वगैरह ना एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। पहला तो ये आहार कल्चर बात कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान का बात हो रहा है, राइट। अच्छा, चालकोलिथिक आहार कल्चर को ही बानस कल्चर बोलते हैं। तो अगर इतना भी पता होता तो डायरेक्टली आंसर पे जाते हम लोग, राइट, बिकॉज बानस इज ओनली मेंशन इन सी, बानस एंड बिराज रिवर सिस्टम। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट। इनमें से कौन नियोलिथिक साइट है? करेक्ट आंसर होगा उतनूर। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। देखो एग्जामिनेशन प्रेशर में ये सब पता हो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इन सब साइट्स को ना थोड़ा सा रट लो, राइट। भीमबेटका आपको पता होगा पहले से भी। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका मेसोलिथिक साइट है। कहाँ पे है? MP में है, राइट। अगर उतनूर का बात करेंगे, दिस इज इन तेलंगाना एंड दिस इज अ नियोलिथिक साइट। आदमगढ़, दिस इज इन MP एंड इट इज अ मेसोलिथिक साइट। क्लियर? अगर बीर भानपुर का बात करेंगे, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, इट इज अ मेसोलिथिक साइट। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 57। इसका आंसर उतनूर, B 56 का, ठीक है। नाउ 57, ड्यूरिंग द पीरियड 100 BC से 200 CE, valuable evidence of India's maritime trade links has been identified from which of the following sites of Coromandel coast। मतलब थोड़ा सा अगर सोचते तो इसका भी आंसर हो जाता, राइट भाई, बिकॉज अरिकामेडु दिस इज लोकेटेड नियर ताम्रलिप्ति, दिस इज इन बंगाल। तो कोरोमंडल कोस्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। नाउ मुचीरी, या इसका दूसरा एक नाम है मुजेरस, दिस इज इन केरला, इन मालाबार को, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब ये है भारू कच्छा, राइट। इसको बैरी गाजा भी कहा जाता है, बैरी गाजा। ये कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट में। कहाँ पे है? गल्फ ऑफ खंबात के पास में, गुजरात, भरूच गुजरात। तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अरिकामेडु नियर पुडुचेरी, राइट। ठीक है, ये सारे लोकेशन 50 बार हम बोल चुके हैं। लोकेशन, साइट्स, इवन प्लेसेस इन न्यूज़, वो वाला जो हम लोग सेगमेंट के लिए परेशान होते हैं, बहुत अगर आपने PYQ प्रिपेयर करा है अच्छे से, उसी से हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 58। दिस वाज आल्सो अ सिंपल क्वेश्चन that consider the following statement about the Gupta administrative system. The Gupta king assumed empirical titles such as Maharaj Dhiraj, Parama Bhattaraka, Parameshwara. This is correct ना? गुप्ता वाला जो चैप्टर है गुप्ता डायनेस्टी, उसमें ये बात तो हम लोग पढ़ते ही हैं। सेकंड देखो, गुप्ता किंग्स ऑल्सो कनेक्टेड देमसेल्फ विद गॉड्स थ्रू एपिथेट्स सच एज परमरा देवता, परमरा भागवता। हाँ, ये भी सही है। गुप्ताज तो इसी के लिए फेमस ही थे ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। बेसिक नोट्स कहीं भी मिल जाता इसका आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 59, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रैवल्स कॉल्ड रिहला। अब इससे आसान क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जाम में, ठीक है। सो फॉर रिहला द करेक्ट आंसर इज इब्न बतूता। अगर अल बुरूनी के बारे में देखें, अल बुरूनी के बारे में, तो ही एकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी एंड ही रोट बुक कॉल्ड किताबुल हिंद। ये फ्रेंकोइस बर्नियर, ये था कौन? तो ये फ्रेंच फिजिशियन था 17th सेंचुरी मुगल पीरियड के टाइम, शाहजहां औरंगजेब वाला टाइम पे था, ठीक। एंड इसने एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। और इसका फोकस जो था वो जनरली, ये ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, इसमें इसका फोकस ज़्यादा शाहजहां औरंगजेब पे था। अगर निज़ामुद्दीन अहमद के बारे में अगर बात करें तो ही रोट अ बुक कॉल्ड तबाकत आए अकबरी, है ना। ऑब्वियसली अकबर से जुड़ा हुआ ये किताब था। अपने हमारे से तो रिहला के बारे में पूछ रहा है। करेक्ट आंसर इब्न बतूता। नाउ क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर अगर 50, क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखते हैं, द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by Basavana, who was minister in the court of Kalachuri ruler. इनके फॉलोअर को, ये बशावाना के फॉलोअर को क्या बोलते थे? बहुत आसान क्वेश्चन था, वीर शैवाज। और ये इन्हीं को आप लिंगायत मूवमेंट से जोड़ के बताते हो, लिंगायत मूवमेंट। और ये वीर शैवाज जो थे, या ये जो बशावाना थे, ये अपने
आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे थ्रू वचनाज, एंड ऑब्वियसली दे वर द फॉलोअर ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव। क्लियर। और ये यूपीएससी का PYQ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 अगर देखते हैं तो देखो, विथ रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस क्वेश्चन इज नॉट चेकिंग योर नॉलेज, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, ये आपका देख रहा है कि आप कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो चीज़ों को या नहीं, ये नॉलेज चेक नहीं कर। सोचो बात क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन saw the replacement of handicrafts by power driven machinery. Yes, this is true. Industrialized country became dependent upon other country for supply of raw material necessary for their industries. Very good, सही है ये भी। Third statement, large scale production started with the help of machinery in factories. This is also correct. अरे भाई, industrialization जब हुआ तो it led to rapid अर्बनाइजेशन, इट लेड टू राइज ऑफ वर्किंग क्लास। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कारण मशीनरी की मदद से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। अब इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को रॉ मटेरियल चाहिए था, वो कहाँ से आ रहा था, अदर कंट्रीज पे। सारे ऑप्शन सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 62। अब बताओ, कुछ दिन पहले ही हम बता रहे थे आपको कि देखो अशोकन इंस्क्रिप्शन वगैरह जो है ये बार बार यूपीएससी पूछा है, राइट। इस पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द पेयर ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, एंड वो इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, माने कि उसका लोकेशन वो करेक्टली मैच्ड है, राइट। जैसे सबसे पहला बोल रहा है जौगड़ा कर्नाटक, नो दिस इज इन उड़ीसा। सो पहला गलत हो गया, पहला गलत, राइट। बहापुर, दिस इज करेक्ट। बहापुर को ही, अभी कुछ बात हम आपको बता रहे, पॉइंट्स ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। बहापुर को ही श्रीनिवासपुरी कहा जाता है, श्रीनिवासपुरी, या फिर और कालकाजी एडिक्ट, यही नाम है, ये दोनों भी नाम है ये बहापुर का। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना है। कालकाजी एडिक्ट क्यों बुलाया था, बिकॉज ये कालकाजी टेम्पल है न्यू दिल्ली में, उसी के आसपास कहीं तो मिला था, राइट। अच्छा, थर्ड वन जो है रजूला मांदागिरी, दिस इज आंध्र प्रदेश। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 का बात करते हैं। तो विथ रेफरेंस टू इंडो रोमन ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया, द टर्म ओरई रेफर्स टू कॉइन्स। अगर PYQ आपने देखा है देन यू विल रियलाइज कि जो टर्म्स वगैरह पूछते हैं या तो वो पोर्ट्स का नाम होगा या तो वो कॉइन्स का नाम होगा। इन दिस केस पोर्ट तो है, वो मेंशन ही नहीं है। तो अगर सेफ अगर अटेम्प्ट लेना ही है तो कॉइन के साथ हम लोग जा सकते हैं, राइट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, बसोली, अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज D, हिमाचल प्रदेश। बसोली के साथ कांगड़ा, माने बसोली प्लस ये कांगड़ा पेंटिंग प्लस गुलेर पेंटिंग, दिस बिकम की पिलर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे बसोली के बारे में पूछा गया है, दिस इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं 65 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध as the most powerful Mahajanpad during 6th century BCE? Reason of reproductive agriculture, सही बात है। कैसे? Because ये जो reason था मगध वाला, right, this was located in the fertile middle Gangetic plain। तो पहला तो सही है। Accessibility to iron mine, this is also correct। Why? Because ये लोकेशन के पास क्या है, राजगीर। ये लोकेशन के पास क्या मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेटू। एंड यहाँ क्या है, आयरन माइंस। एंड इस आयरन माइन से, ध्यान से सुनना, इस आयरन माइन से आप सुपीरियर वेपन्स बना सकते हो, टूल्स बना सकते हो, जिसके थ्रू आप फॉरेस्ट क्लियर कर सकते हो। वेपन से आप लड़के युद्ध जीत सकते हो। तो क्या ये वेपन, क्या ये टूल जो आयरन माइंस या आयरन से आ रहा है, वो क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए राइज ऑफ मगध के लिए? एकदम होगा।
थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स इन द रीजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाई? बिकॉज यही जो जंगल के एलिफेंट्स थे, इनको ट्रेन किया जाता था फॉर मिलिट्री। तो ये कुछ कारण था कि भाई सबका पेट भरा हुआ था। वाई? बिकॉज द लैंड वॉज प्रोडक्टिव। आयरन माइंस के कारण आपको वेपन्स, टूल्स मिल गए। एलिफेंट्स, फिर से मिलिट्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of theories about origin of earth and their propounders is are correct? कि भाई कुछ origin of theories है, origin of earth के theories है, and वो थ्योरी देने वाले कौन है, ये क्या मैच दम सही हुआ है? जैसे गैसियस हाइपोथेसिस, यस दिस इज रिलेटेड टू कांत। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, दिस इज रिलेटेड टू रसेल। एंड प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, दिस इज रिलेटेड टू चैम्बरलिन एंड माउल्टन, राइट। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों सही है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इग्नियस रॉक इज करेक्ट? इग्नियस रॉक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है? वो स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोल रहा है व्हेन मैग्मा कूल्स डीप इन अर्थ्स इंटीरियर इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक। नो, इट रिजल्ट इन कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूसिव रॉक। नो, बसाल्ट इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये भी गलत हो गया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक ऑफन अंडरगो लिथिफिकेशन। We have to understand this that lithification is a process for sedimentary rock. So ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर सिलिकेट, राइट। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोल रहा है कि ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक। यस, दिस इज करेक्ट। देखो मेटामॉर्फिक एक बार अभी समझ लो। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, इसको पेरेंट रॉक के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला ऑर्थो एंड दूसरा पारा मेटामॉर्फिक रॉक। ऑर्थो मेटामॉर्फिक रॉक्स ना, दीज आर डेराइव्ड from igneous rock. Clear? Now para metamorphic rock, these are derived from sedimentary rock. यहाँ क्या बोल रहा है? Ortho metamorphic rocks are formed from igneous rock and this statement is correct regarding ortho metamorphic और metamorphic rocks. ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा, intense heat of intruding magmas result in metamorphism of surrounding rocks, a process known as dynamic metamorphism. This is wrong. This is called as not dynamic metamorphism but called as contact metamorphism or thermal metamorphism. समझ में आया? डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कब बोलेंगे? जब आपको हाई प्रेशर के कारण चेंज दिखेगा या मैकेनिकल मूवमेंट के कारण आपको जब चेंज दिखेगा तब डायनेमिक हुआ। प्रेशर चेंज, मूवमेंट चेंज, उसके कारण। यहाँ जो बोल रहा है ना, इंटेंस हीटिंग ऑफ इंट्रूडिंग मैग्मा रिजल्ट इन मेटामॉर्फिज्म, उसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म या फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। तो कौन सा सही है? सिर्फ पहला वाला सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ इधर अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में 68 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉल्केनिक कोन्स। वॉल्केनिक कोन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ड्यूरिंग वॉल्केनिक acid lava cones are formed by highly viscous lava. This is correct. Viscous lavas have high mobility and can travel for long distance. No, viscous lava, you all know this, that viscous lava have low mobility and it cannot, if it is having low mobility, so it cannot travel for long distance. This is incorrect. C का बात करेंगे तो acid lava result in the formation of high cones with steep slopes. This is also correct. And D का बात करेंगे तो composite cones are the highest volcanic cone. This is also correct. Correct answer is 1, 3 and 4. ठीक. Now let's see question number 70. Consider the following statement about mechanical weathering. Mechanical weathering के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है? More compact and highly consolidated rocks are least affected by freeze thaw weathering. This is correct. क्यों? क्योंकि सोचो ना, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा है ना, उसमें फ्रीज एंड थॉ का क्या ही असर पड़ रहा होगा। फ्रीज और थॉ जो है, फ्रीज एंड थॉ वेदरिंग, इट डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी ऑफ रॉक, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना प्रेशर है। बट जो रॉक है, दैट रॉक इज हाईली कॉम्पैक्ट,
That rock is highly consolidated rock, right? So first is correct regarding mechanical withering. First is correct. Second, shattering of rocks is more common in hot desert. Shattering of rocks is more common in hot desert. This is also correct. Why? Because hot desert experience extreme daily temperature fluctuation, जिसके कारण रॉक जो है वो क्या होगा, मतलब कंटिन्यूसली रेपिटेडली एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके कारण वो रॉक जो है वो सैटर करेगा, टूटेगा. सॉर्टेड. नाउ थर्ड वन, क्रिस्टलीन रॉक्स आर ऑफन प्रोन टू एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे प्याज का छिलका हटाया जाता है उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं. एंड यस, क्रिस्टलीन रॉक्स फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट are prone to exfoliation, right? This is also correct. Correct answer क्या होगा? 1, 2 and 3 D. Now let's talk about question number 71. Consider the following statement about the causes of ground surface inversion of temperature. Ground surface inversion of temperature. पहला बोल रहा है कि ground surface inversion is also termed as radiation inversion. This is correct क्या? एकदम सही है. दूसरा, the existence of negative lapse rate results in surface inversion. This is also correct. So the correct answer is both 1 and 2. बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत PhD कुछ है नहीं. ग्राउंड इन्वर्जन का बात करेंगे तो ग्राउंड इन्वर्जन को ही, जस्ट अ सेकेंड, ग्राउंड इन्वर्जन को ही रेडिएशन इन्वर्जन कहा जाता है. ठीक, कब होता है? जब आपको क्लियर काल्म नाइट है तो उसके कारण क्या होगा, रेडिएटिव कूलिंग हो जाता है अर्थ सरफेस का. वाई? बिकॉज ये जो मेरा अर्थ सरफेस है जहाँ गर्मी है, ये गर्मी अपना क्या कर रहा है, यहाँ से रेडिएट कर दे रहा है. तो रेडिएट कर रहा है तो सरफेस तो मेरा ठंडा हो गया, कूल हो गया. ऊपर में क्या हो जाएगा, ये गर्म हवा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये गर्मी यहाँ आ जाएगा, राइट. तो जब आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना. क्लियर. दिस इज ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, दिस इज रेडिएशन इन्वर्जन. And it is happening why? Because this is happening because of negative lapse. Clear? Sorted? So this is also correct. So correct answer is C, both 1 and 2. 72 का अगर बात करते हैं तो मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट आंसर. ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या हो सकता है. तो चलो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट क्या होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट रोज वुड. ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट रोजवुड. लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट सेनोरैशिया या सेनोरैटिया, राइट. ये है क्या एक्चुअली, ये मैंग्रोव का स्पीसीज. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये अगर नहीं भी पता होता तो इसका तो आंसर कम से कम आपको पता होना चाहिए था, खेर बबूल, है ना, ये आपने पढ़ा होगा. एल्पाइन फॉरेस्ट केल, इसमें अगर आपको बहुत किसी का नहीं भी पता होता, ये तो पता होना चाहिए था. ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आप रोजवुड सही कर लेते, थॉर्न फॉरेस्ट आप खेर सही कर लेते. मतलब ए के साथ जाएगा मेरा 4, ए के साथ जाएगा मेरा 4 एंड सी के साथ जाएगा मेरा 2, सी के साथ जाएगा मेरा 2 और आंसर विल बी ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2 एंड डी के लिए 1. Now let's talk about 73. Consider the following statement regarding नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय. सबसे पहला करेवा फॉर्मेशन. करेवा फॉर्मेशन एक बार हमको ध्यान आ रहा है कि यूपीएससी के ही कोई क्वेश्चन में पूछा है. तो करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले and other material embedded in moraine. This is correct, right? इस पे बहुत PhD करने का जरूरत नहीं है. थर्ड देखो, रिवर झेलम exhibit meanders in the कश्मीर वैली. कर सकता है, राइट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो 1 and 3 तो मेरा होगा. 1, 3 इसमें है, 1, 3 इसमें है. 2 देखो, पेंगोंग शो एंड शो मोरिरी जो लेक है, दिस इज इन लद्दाख. ओके, दिस इज करेक्ट. आर फ्रेश वाटर लेक. नो, दिस इज नॉट, दीज आर नॉट फ्रेश वाटर लेक, दीज आर सॉल्ट वाटर लेक, दीज आर सलाइन लेक, राइट. तो ये मेरा गलत होता है. जैसे मेरा 2 गलत होता है, माई आंसर इज 1 and 3. ठीक है, तो हुआ क्या, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. तो लोकेशन तो चलो सही दे दिया है, कौन से टाइप ऑफ लेक है वो बस यहाँ पे चेंज कर दिया, फ्रेश वाटर को सॉल्ट वाटर कर दिया है. नो, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 74. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्रॉट इन इंडिया. ठीक है, तो सबसे पहला देख लो, a meteorological drought occur when the mean annual rainfall is less than 75%. This is correct. Agricultural drought arises out of extreme moisture stress. This is also correct. Soil moisture drought is related to meteorological drought. This is also correct. Correct answer is 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 75 का बात करते हैं. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं होता आपको तो भी कोई दिक्कत था नहीं. तो अगर इसके बारे में, हाँ, लेकिन अगर इस बार यूपीएससी में पूछ रहा है तो फिर ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ठीक वैसे ही जैसे अगर इसमें से कोई स्टेटमेंट यूपीएससी अगर रिपीट करता है इस बार के सीएससी एग्जाम में तो आपको गड़बड़ नहीं करना है. ठीक है,
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस इज इन जबलपुर एंड जबलपुर इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। नाउ रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस इज इन जोरहाट एंड जोरहाट इज इन आसाम। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस इज इन शिमला एंड शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश। फिर है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन, दिस इज इन प्रयागराज एंड प्रयागराज इज इन यूपी। आर करेक्ट आंसर विल बी सी, 3, 2, 4, 1। क्लियर। नाउ इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहे हैं। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहला देखो तो ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। अच्छा, ब्लैक सॉइल जो है ना, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक। नाउ ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, दिस इज करेक्ट। इसको रेगूर बोला जाता है, ये भी सही है। ये क्लेई है, डीप है, इम्परमिएबल है, ये भी सही है। नाउ सिंस दे आर इम्परमिएबल, रेनफेड क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन क्रॉप सॉइल, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 and 2, राइट। कि भाई भले ही वो इम्परमिएबल हो, लेकिन जो ब्लैक सॉइल है उसके पास एक्सेलेंट मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, जिसके कारण दिस सॉइल बिकम सुटेबल, हाईली सुटेबल फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है। बहुत इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम दिहांग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल है ये, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर होगा। देखो क्या होता है, तिब्बत और चाइना में अगर बात करेंगे तो इसी को यारलंग शैंगपो बोलते हैं, राइट। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, या फिर शियांग ये भी कहा जाता है। आसाम तो खैर ब्रह्मपुत्र में आसाम बोल ही रहे हैं, राइट। अच्छा, यही आसाम जब बांग्लादेश में पहुंच रहा है तो उसको जमुना। क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ब्रह्मपुत्र। छिपकिला का अगर बात करेंगे तो छिपकिला अ हाई ऑल्टीट्यूड पास इन द हिमालय इज लोकेटेड इन सतलज वैली। और ये जो छिपकिला है ना, दिस कनेक्ट्स द ये जो हिमाचल प्रदेश में आपको एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना उससे जोड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन केमिकल्स इन फेल्सपार चेंज टू काउलिनाइट clays, the process is termed as hydration. It is this chemical weathering, जहाँ पे हाइड्रेशन है ना, तो जहाँ पे ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, इट इज एडेड डायरेक्टली इनटू मिनरल स्ट्रक्चर। एंड फिर क्या होगा, वाटर के ऐड होने से ये मिनरल स्ट्रक्चर जो है ये एक्सपैंड करेगा एंड ये मिनरल स्ट्रक्चर का जो इंटरनल बॉन्ड है उसको वीक करेगा, राइट। दिस इज हाइड्रेशन। Now let's talk about this question number 80. Which one of the following pairs of national park and location is not correctly matched? देखते हैं जल्दी से। तो रणथंबोर राजस्थान करेक्टली मैच्ड, गिर गुजरात करेक्टली मैच्ड, नंदन कनन उड़ीसा करेक्टली मैच्ड, केबल लामजाओ आंध्र प्रदेश, नो यू नो दिस इज इन मणिपुर। ध्यान आ रहा है, फुमडीज है ना, फ्लोटिंग वेजिटेशन मास, ध्यान आ रहा है, फुमडीज। इट इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दिस कैबुल नामजाओ, एंड दिस इज PYQ, राइट। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो भाई गलत ये है, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सुनो मेरी बातों को। आपको क्या करना है कि ठीक है, लोकेशन वाला जो डाउट आ रहा है ना, आपको साइट्स वाला जो डाउट आ रहा है, PYQ कर लो, राइट। PYQ कर लीजिए। PYQ में जितने साइट्स है ना, जितने लोकेशन है, वो बार बार रिपीट कर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 81 का अगर बात करते हैं तो which one among the following is the first and the oldest government owned coal mining company in India? So it is sorry, not B, it's C, Singareni Collieries Company Limited हो गया। And yes, it operates in Godavari coalfield of तेलंगाना। तो अभी के लिए सिर्फ बिकॉज अब ये तो बदलने वाला है नहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है UPSC में कोई एक स्टेटमेंट में डाल दे, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 82 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करंट। Difference in water density is the main cause for the formation of ocean current.
बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपको इतना तो पता होगा, बेसिक नॉलेज से आपको इतना तो पता होगा कि दिस इज करेक्ट, दैट यस दिस इज द डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी. This is the main cause for the formation of ocean current. This is correct. Density of water depends on temperature, salinity, pressure. ये तो कोई कारण नहीं बनना चाहिए गलत होने का. This is also correct. तो 1 and 2 ये दोनों सही है. अब तीसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो. सो पहला एंड दूसरा तो सही है, पहला सही है, दूसरा सही है. तो पहला दूसरा इसमें है एंड पहला दूसरा इसमें है. ठीक है, तीसरा देखते हैं. एज अ रूल ocean water moves from area of higher density to area of lower density as current. No, एरिया ऑफ लोअर डेंसिटी टू एरिया ऑफ हायर डेंसिटी मूव करते. वाई? बिकॉज जो डेंस वाटर है ना, दे बीइंग हेवियर दे टेंड्स टू सिंक, एंड जब वो नीचे चला जाता है तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय लाइटर वाटर जो लेस डेंस है. तो होता क्या है इससे एक सर्कुलेशन वो मेंटेन रहता है, सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, तो मेरा थर्ड गलत है. करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2. नाउ लेट्स सी दिस. ये भी आसान सा ही क्वेश्चन कुछ पूछा था. एक मिनट रुक जाइए. हाँ, क्वेश्चन नंबर 83. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सारगासो सी. सारगासो सी, इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री. दिस इज करेक्ट. सो दिस इज करेक्ट. द सारगासो सी रिकॉर्ड्स द लोएस्ट सैलिनिटी इन द अटलांटिक ओशन. This is incorrect. So the correct answer is 1 only. Clear? Now let's see question number 84. क्या बोल रहा है? Match list 1 and list 2 and select the answer using codes given below the list. अच्छा, एक तरफ आपको types of tides दिया हुआ है एंड उसके कुछ characteristics दिए हुए हैं. मतलब उसका definition भी अगर आपको पता होगा तो भी चल जाएगा. So spring tide के बारे में बात करेंगे एंड ये सब कुछ आपको NCERT से सॉल्व हो जाएगा. So अगर spring tide का बात करेंगे तो spring tide के लिए कौन सा सही होगा? फोर्थ वन. That very high tide caused when sun, moon, earth are almost in the same line. Sun, moon, earth almost in the same line, right? So A के लिए क्या हो जाएगा मेरा? 4. Nip tide, क्या बोल रहा है? Nip tide, low tide caused when sun, earth, moon are in the position of quadrature. Right? So इसके लिए 1 हो जाएगा. Apogeian tides, इसके लिए क्या होगा? It occur when moon is farthest from the earth. Perigee है ना, एपोगी, ध्यान है, एपोजी. तो एपो, पेरी पास, एपो दूर, फारदेस्ट हो गया. ऐसे भी अगर सेंस बनाते तो हो जाता. तो सी का आंसर इज 2. फॉर सी आंसर इज 2. एंड फिर क्या बचता है? इक्विनॉक्टियल स्प्रिंग टाइड्स. तो टाइड्स रिकरिंग एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ. डी का क्या हो जाएगा? आंसर 3. सो द करेक्ट आंसर इज डी. क्लियर? Now let's see question number 85. 85 क्या बोल रहा है? Which of the following pairs of major port, okay, इधर पोर्ट का नाम दिया हुआ है, अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ सही मैच किया हुआ है. ठीक है, तो देखना है. जैसे दीनदयाल पोर्ट, इसी को कंडला पोर्ट बोलते हैं, पहले बोलते थे, राइट? दिस इज टाइडल पोर्ट. यस, दिस इज करेक्ट. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, लैंडलॉक पोर्ट. नो, दिस इज इनकरेक्ट. वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पारादीप पोर्ट, नेचुरल शैलो वाटर पोर्ट. दिस इज इनकरेक्ट. नो, दिस इज नॉट शैलो वाटर पोर्ट. इट इज ऑल्सो डीप वाटर पोर्ट. राइट नाउ क्लियर. सो मेरा, अगर हमको सिर्फ इससे भी अगर हम समझते ना तो भी एक चांस बनता मेरे पास, ये और ये ऑप्शन होता. अब आपको एक बात बताते हैं, आप थोड़ा सा हमको बताओ. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द PYQ, UPSC CSE का PYQ, क्या पोर्ट एंड क्या इनमें से कौन कौन से पोर्ट का जिक्र आया है अपने PYQ में? ध्यान है, PYQ पूछा है, PYQ में पूछा है, राइट? सो 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 85 का करेक्ट आंसर होगा 1 and 3. ओनली 1 एंड दिस 3 इज करेक्ट. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र का मेजर आर्टिफिशियल पोर्ट है एंड इट इज़ अ कंटेनर हब एंड दिस इज नॉट लैंड लॉक्ड पोर्ट, राइट? सो पहला गलत हो जाता है. करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? 1 and 3. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 86. क्या बोल रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रिगार्डिंग बोल रहा है कि he is head of department of military affairs within the ministry of defense. This is correct. He is permanent chairman of chiefs of staff committee. This is also correct. He does not exercise any military command over 3 service chiefs. This is also correct. So the correct answer is D. 1, 2 and 3 न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए पूछा जा रहा है. ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार पूछा है CDS में तो आप अपने लिए ध्यान रख सकते हो. दैट यस, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का अगर बात करेंगे तो इंडियन मिलिट्री क्या है? इट इज़ अ इंडियन मिलिट्री एकेडमी. यहाँ क्या होता है, कैसा ट्रेनिंग मिलता है? तो ट्रेनिंग द पर्सन ज्वाइनिंग द आर्मी एज ऑफिसर. ठीक है, तो IMA के लिए 2 हो जाएगा.
नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी का अगर बात करेंगे तो ट्रेनिंग कैडेट्स ऑफ 3 सर्विस ऑफ डिफेंस फोर्स बिफोर इंडक्टिंग देम इनटू रेस्पेक्टिव प्री कमिशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी, तो उसको बोला जाता है एनडीए। फिर आता है बात एनडीसी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज में क्या होता है, ये सिलेक्टेड सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे ऑफ आर्म फोर्सेज, जो सीनियर ऑफिसर्स है ना, सिलेक्टेड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेज या सिविल सर्विस ऑफिसर्स, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है इन नेशनल डिफेंस कॉलेज। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो कैडेट ज्वाइन करते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दिस वन। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 88। जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहे, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, नो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो पहला गलत हो जाएगा, पहला जैसे गलत होता है हम लोग आंसर पे पहुंच जाते हैं। आंसर इज 2 and 3। सो 2014 में लॉन्च हुआ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण एंड महात्मा गांधी का जो विजन है ग्राम स्वराज का, ये भी एक इंस्पिरेशन है इस स्कीम के तहत। सो आंसर इज 2, 3। सो करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 3। ना अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं तो 89 में क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 89 में क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड नीलम संजीवा रेड्डी, राइट। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रेसिडेंट हैव आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो 6th प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, राइट। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, ही वॉज आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन वॉज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, और ध्यान से सुनिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही वॉज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट। क्लियर? जाकिर हुसैन का अगर बात करेंगे तो जाकिर हुसैन वॉज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट एंड थर्ड प्रेसिडेंट, एंड संजीवा रेड्डी जी तो थे, तो वो आपको प्रेसिडेंट ही थे। क्लियर? संजीवा रेड्डी के बारे में अगर बात करते हैं तो मतलब ये स्पीकर भी थे लोकसभा के, तो उसके फिर ये सीएम भी थे आंध्र प्रदेश के, यही नहीं, एंड ही इज़ ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है वो पूछ रहा है। पहला बोल रहा है दे प्रोवाइड opportunity in the matter of public employment, this is correct under article 19, under article 16, under article 16। so पहला तो सही है, हमसे पूछ रहे गलत कौन है। they guarantee freedom of conscience, free profession, practice and propagation of religion, this is also correct under article 25, right। now they prohibit discrimination on the grounds only of religion, race, caste, no, religion, race, caste, sex and place of birth, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? एंड ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 15 में। डी वाला जो बोल रहा है दे आर लीगली इन्फोर्सिएबल, यस दे आर लीगली इन्फोर्सिएबल। क्या आप बता सकते हैं ये कौन से आर्टिकल का बात हो रहा है यहाँ पे, राइट। हमसे पूछ रहा है गलत कौन है, गलत कौन सा है, ये है ओनली ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ मिसिंग है, गलत ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 91 का अगर बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 368, ओके। तो पहला बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड in each house by majority of total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of member of that house present and voting, this is also correct, right। थर्ड वाला देख, all constitutional amendment bill must be ratified by legislature। अरे सारा का सारा थोड़ी, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को खराब करे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का रेटिफिकेशन स्टेट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से होना चाहिए, राइट। तो थर्ड वाला तो गलत है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 and 2। सो पहला सही है, दूसरा सही है, ये गलत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या क्या है, तो पहला, द पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years a judge of high court or 2 or more such
कोर्ट्स इन सक्सेशन, तो पहला तो ये सही है। पर्सन हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और फॉर 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, ये भी सही है। तो पहला एंड दूसरा तो सही है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है द पर्सन इज इन ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ डिस्टिंग्विश्ड प्रेसिडेंट, अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। नो, द पर्सन इन ओपिनियन ऑफ नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट प्रेसिडेंट। तो थर्ड वाला गलत है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा C 1 and 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, कौन सा गलत मिला हुआ है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल एंड प्रोविजन विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरफ आर्टिकल एक तरफ प्रोविजन है, पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो आर्टिकल 243A ग्राम सभा का बात करता है, 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत का बात करता है, 243C कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत का बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत माने क्या कि एक विलेज लेवल पे होगा, एक इंटरमीडिएट लेवल माने ब्लॉक लेवल पे होगा एंड तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। इसका बात 243B में हो गया। 243C में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत का बात होता है। 243 जो है ना ये रिजर्वेशन का बात करता है, ठीक है। 243D इलेक्शन टू पंचायत का बात नहीं करता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई, बिकॉज डी जो है वो इनकरेक्ट। ये तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, consider the following statement with regard to UN peacekeeping operation, ठीक है। The power to authorize a peacekeeping operation is exclusively vested with जनरल असेंबली। नहीं, अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी एक वीडियो में कि द पावर टू ऑथराइज अ पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है ये पावर प्राइमरली किसके पास होता है, तो UNSC के पास होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास होता है। यहाँ तो जनरल असेंबली बोल रहा है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, द UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर डिप्लॉयड विद द कंसेंट ऑफ मेन पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट। यस, दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज B 2 ओनली, ठीक है। नाउ 95 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, लैंड, लोकल गवर्नमेंट तो कितने बार डिस्कस किए कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कानून कौन बना सकता है, ये तो इसी के स्टेट लिस्ट में था। इसीलिए तो लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट करने के पहले भी दिक्कत हो रहा था, है ना। लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा था ना शुरू से। जो हम बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन सरकार फॉलो करे नहीं करे, यही तो बात आ रहा था कि यूनियन लिस्ट में नहीं आता, स्टेट लिस्ट में आता है। पहला गलत हो जाए, राइट। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस पब्लिक ऑर्डर, ये सब किसके राज्य सरकार के अंदर आता है। लैंड राज्य सरकार के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग थोड़ा सा सोचते तो समझ में आता कि दिस इज अंडर कंकरेंट लिस्ट 3। सो हमसे पूछा कौन सा स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, आंसर क्या होगा, बी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर of article of constitution of India and special provision given therein is not correctly matched। मतलब इधर आर्टिकल दिया हुआ, इधर प्रोविजन दिया हुआ, पूछ रहा कौन सा सही मैच नहीं है। देखो 371A जो है दिस इज रिलेटेड टू नागालैंड, B दिस इज रिलेटेड टू आसाम, C दिस इज रिलेटेड टू मणिपुर एंड D दिस इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, राइट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू सिक्किम। सो हमारा डी गलत हो जाएगा। टोटल 12 स्टेट्स हैं स्पेशल प्रोविज़न वाले, जिसमें आपको बस एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप खुद एक्सपैंड करके आप हमको समझा दोगे कि किसका क्या मतलब है, राइट। एंड हाँ, तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये MG नाम आसमा G, दिस G इज़ फॉर गोवा, K इज़ फॉर कर्नाटक, ठीक है बात यहाँ तक। Now this A is for Arunachal Pradesh, right? This A is for आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यहाँ तक ठीक है। Now यहाँ देखो महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड आसाम मणिपुर, ये A आंध्र प्रदेश तेलंगाना, S फॉर सिक्किम, M फॉर मिजोरम। अब 370 से 371 फॉर दिस 2 एंड उसके बाद ABCD करके आप देखोगे तो आपका J तक जाएगा। सो टोटल 12 स्टेट्स हैं, ठीक है बात। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 97 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिनिस्ट्रेड अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर चारों होगा, राइट। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, राइट। एंड इसमें अब ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में ये वाला हम लोगों को नहीं पता है। मान लो ये अगर हम लोग सही मान भी लें तो 134 इसमें दिया हुआ है, बट 2 का कन्फ्यूज़न है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस बॉडी इज ऑल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहा है दैट
हाँ 98 कि गवर्नर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग क्या बोल रहा है। पहला, गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, दिस इज करेक्ट। एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट। द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, दिस इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ देखो, द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, नो दिस इज रॉन्ग। पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको सही माने हैं, लेकिन ये गलत है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऑफिशियल आंसर, क्योंकि ये रीजन नहीं है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हटाने का। क्लियर बात, मिसबिहेवियर एंड अदर रीजन है जो आप एक बार पढ़ लेना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में। दिस इज नॉट द रीजन, राइट नाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, करेक्ट आंसर इज डी 1 2 एंड 3। नाउ इस पे बात करते हैं बिम्स्टैक। बिम्स्टैक पे अगर बात करते हैं तो बिम्स्टैक में सबसे पहला अगर बात एक बेसिक सा बात तो क्या क्या आता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, पाकिस्तान नहीं आता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान गलत हो गया सीधा। अब क्या इसका सेक्रेटेरिएट ढाका में है। इंडिया इज द लीड कंट्री इन इट्स सिक्योरिटी सेक्टर, तो ये भी सही है। थाईलैंड इज द लीड कंट्री इन कनेक्टिविटी सेक्टर, ये भी सही है। अब ये दोनों तो आपको नहीं पता होना चाहिए था, लेकिन ये तो पता होता ना। अब जैसे ये पता होता, हमसे पूछ रहा कौन सा गलत है, ये गलत होगा बिकॉज पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, बस वो। तो सीधा देखते हैं क्या कि मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर of India from 1977 to 1800, no 1980, no 1977 से जुलाई 1979 तक ये मोरारजी देसाई प्रेसिडेंट थे, यही गलत है। बाकी चौधरी चरण सिंह फाउंडेड भारतीय क्रांति दल, दिस इज करेक्ट। जगजीवन राम was a member of Constituent Assembly, this is correct. जयप्रकाश नारायण was founder general secretary of Congress Socialist Party, this is also correct. बहुत सारा इंस्टीट्यूट इस आंसर को गलत बता रहा है, नहीं है गलत भाई, गलत ये आंसर है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की। नाउ 101 का अगर बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज करेक्टली पेयर विद द ईयर ऑफ इट्स इनैक्टमेंट, कि कब उसको इनैक्ट किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करेक्टली ना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इट वाज इनैक्टेड इन 1986 एंड न्यू वाला तो 2019 में, तो 2012 तो कोई सेंस से होगा नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इट वाज इनैक्टेड इन 2005, तो ये भी गलत हो गया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जाता है, इट वाज इनैक्टेड इन 2006, दिस इज करेक्ट। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये 2010 का है क्या, नहीं, ये 2012 में इनैक्ट हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर इज सी। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है। Now let's talk about 102, which of the following statement related to National Commission for Backward Classes is are correct। पहला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 हैज बीन रिपील्ड, यस दिस हैज बीन रिपील्ड। एंड थर्ड स्टेटमेंट देखो, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड्स द कमीशन। अरे भाई, ये कमीशन को अगर हेड करेगा तो कौन करेगा, तो ये कमीशन को जो हेड करता है उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ पे कौन कौन लोग होंगे, तो प्रेसिडेंट होंगे, चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे। एंड प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इनको, तो सेक्रेटरी जो है वो थोड़ी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस वो थोड़ी होगा। अब जैसे आपको पता है, तो ये आपका सेकेंड गलत हो गया, करेक्ट आंसर क्या होगा 1 and 2, clear? Now let's talk about 103. Which of the following act behavior shall amount to sexual harassment as per the Sexual Harassment of Women Act, Workplace Prevention Prohibition Redressal Act 2013? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तीनों होगा। verbal remarks of sexual nature, non-verbal contact of sexual nature, physical conduct of sexual nature, ये तीनों इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। फिर पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इनहेबिट इन अंडमान निकोबार आइलैंड, कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर इज अगेन तीनों, ओंगे, गरावाज एंड सेंटिनलीज, राइट। एंड ये जो है दे वेयर वन ऑफ पीवीटीजीज। नाउ यू टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट पीवीटीजीज, बिकॉज अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है प्रीलिम्स को लेके, राइट। तो बताइए आपको क्या क्या पीवीटीजीज के रिगार्डिंग पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिग्निटरीज in the correct sequence with respect to their precedence as per the table of precedence approved by
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो कैसे होता है, सबसे पहला जो रैंक होता है वो प्रेसिडेंट का, फिर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा गवर्नर। बट अगर उनके राज्य में कोई फंक्शन है तो वहाँ पे कैसा ये सिनेरियो चलेगा। सो गवर्नर विद इन रेस्पेक्टिव स्टेट। और कौन पांचवा में कौन आएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक पांचवा। 5A में कौन आता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और 6th में कौन आता है, स्पीकर। 6th में आपको CGI आएंगे, स्पीकर, लोकसभा, ये लोग आते हैं, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इन सब में से क्या होगा ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले इनमें से सबसे पहले कौन होंगे, तो सबसे पहले गवर्नर विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है, देखो यहाँ पे। फिर आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, ठीक, उसके बाद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये भी ठीक, एंड उसके बाद आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता था। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 3 4 1। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 106। क्या बोल रहा है 106 में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मार्ट विलेज लॉन्च्ड बाय CSIR इज करेक्ट। तो दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट विच फोकसेस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। ठीक लग रहा है नाम से, तो इसको सही मान लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या बोल रहे हैं, द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट CSIR इज फॉलोइंग द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लैंड टू लैब इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ विलेज थ्रू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। नो, दिस इज इनकरेक्ट। एक्चुअली किया क्या है UPSC यहाँ पे, ये लैंड टू लैब नहीं होगा, ये लैब टू लैंड हो। बाकी सब सही है, क्लियर, कि आप जो लैंड में, आप जो लैब में आपने जो भी परीक्षण करा है, राइट, जो भी आपने रिसर्च करा है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा है, उसको लैंड पे लागू करना है, उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। तो वो होना चाहिए था क्या, लैब टू लैंड। यहाँ पे लैंड टू लैब लिख के गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 ओनली। नाउ 107 का अगर बात करते हैं, क्वेश्चन 107, तो ये क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सपोर्टिंग द कॉटन एक्सपोर्टर्स एंड द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा टफ जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में ना जनरली आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर, हाँ हुआ है। आपको RBI ट्रेड रिलीफ 2025, ये भी हुआ है। ये दोनों क्या कर रहा था, तो ये दोनों स्कीम का अगर बात करेंगे तो इन नटसेल दे प्रोवाइड लिक्विडिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड बोल रहा है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवाइज फॉर कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट। तो इसके साथ जा सकते थे ना, कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये भी सही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, A 1 2 एंड 3। एंड इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जाम में, लेकिन समझना पड़ेगा, है ना, कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे रहा है तो अब देखो इस पे भी आप जा सकते थे, इस पे भी जा सकते थे भाई, बिकॉज नाम लिखा हुआ है। इस पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होता यार, ये कैसे हो सकता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन होता है ना, तो इन वन वे और अनदर मदद तो करता ही है। और आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हैव बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग द कॉटन एक्सपोर्टर या टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो किसी भी फॉर्म में ये ट्रेड रिलीफ लिखा हुआ है तो सपोर्ट कर ही रहा होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम इज आर करेक्ट। कौन कौन सा सही है, तो कौन कौन सा सही है, तो पहला स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज अ प्रोग्राम meant for improving skill of rural youth in different thematic area of agriculture। एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सही है। फिर ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, फोकस ऑन क्रिएटिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड बोल रहा है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज मेंट for creating an enabling rural business development ecosystem for supporting all women except those engaged with self help group। अरे भाई, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, राइट। तो ये मेरा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, 1 and 2 सही है। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, दिस इज अ पार्ट ऑफ डे, अ कंपोनेंट ऑफ डे NRLM, जिसका बात कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसी का एक सब कंपोनेंट है ये सब कंपोनेंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कौन सा नहीं बना है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान बना होगा,
मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन, सोच सकते हैं कि किसानों का इंटरेस्ट सबवेंशन किया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी हो सकता है। पीएम स्वनिधि जो है ना, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, सो दिस इज नॉट फॉर किसान। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा नहीं बना हुआ है। नाउ लेट्स सी अगेन क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो द थर्ड WHO समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली 2025। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, CDS में पूछा है, अलग बात है। दिस वॉज नॉट थर्ड, दिस वॉज सेकेंड विच हेल्ड इन दिल्ली दिसंबर 2025 में। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है द थीम फॉर 11th इंटरनेशनल योगा डे वॉज योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। दिस इज करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा B2 ओनली। 111 क्वेश्चन का बात करेंगे। फिर से पूछ रहा है कौन सा गलत है अबाउट ब्रिजेस, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो अटल ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। दिस इज इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। दिस इज करेक्ट। द चेनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। दिस इज करेक्ट। भूपेन हजारिका सेतु इज बिल्ट ओवर लोहित रिवर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे पूछ रहे गलत कौन है भाई, गलत कौन है? तो द न्यू पंबन ब्रिज इज एन आर्च ब्रिज। नो, इट इज नॉट एन आर्च ब्रिज। अब आपका काम क्या होना चाहिए यूपीएससी को लेकर? देखो, इन वन वे और अनदर ये सारे ब्रिज जो है वो न्यूज़ में रहते हैं, राइट। आपका काम क्या होना चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़ लो, है ना, हल्का हल्का आइडिया ले लो। जैसे ये तीनों स्टेटमेंट तो सही ही है, ये वाला गलत है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हल्का आपको पढ़ लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 112। नाउ जस्ट फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एग्जाम के रेस्पेक्ट में देखेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो जैसे अब इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया का ग्रीन एनर्जी टारगेट इज करेक्ट। तो इंडिया का ग्रीन एनर्जी टारगेट का अगर बात करेगा तो वहाँ आपको पढ़ना जरूरी है। इंडिया का ग्रीन एनर्जी टारगेट क्या है ये आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन ये जो ऑप्शन, ये स्टेटमेंट है ना, ये मतलब यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछता है। तो ONGC ग्रीन हैज सेट अ प्लान टू अचीव 10 गीगावाट ऑफ green energy capacity by 2030. This is correct. ONGC Green and IIM Nagpur have signed a MOU which aims at contributing to India's broader goal of achieving net zero emission by 2050. No, this is 2070 and ये लाइन बाय लाइन PIB से उठाया हुआ है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली। दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2070 होना चाहिए था। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वॉज पेशा महोत्सव पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया महोत्सव 2025 हेल्ड कहाँ पे हुआ? ये विशाखापट्टनम में हुआ। फिर सुजलाम भारत ऐप। अब इस तरीके का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं पूछता है ना, लेकिन पेशा पूछा है तो आप थोड़ा सा ये पढ़ लेना। इसके साथ साथ आप शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 भी पढ़ लीजिएगा। फिर है सुजलाम भारत ऐप launched in December 2025 aims at, so it aims at transforming the जलम जल का बात हो रहा है, so transforming rural drinking water governance। 115 का अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन सागर सिंधु वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड सर्च एंड रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ऑपरेशन सागर सिंधु, दिस इज रिलेटेड टू श्रीलंका। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे कि दिस इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया, बट दिस इज इनकरेक्ट। दिस ऑपरेशन सागर बंधु ना, ऑपरेशन सागर बंधु, दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट टू असिस्ट श्रीलंका। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1616। इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने साइन करा है एक FTA दिसंबर 2025 में। अब पूछ रहा है आपसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज कॉपरेशन अंडर FTA हैज बीन अग्रीड अपॉन बिटवीन टू कंट्री, की कौन कौन सा पैरामीटर पे बात हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4। ऑडियो विजुअल टूरिज्म पे बात नहीं हुआ है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4। आयुष, ट्रेडिशनल नॉलेज मेडिसिन, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एंड हॉर्टिकल्चर। बहुत लोग ना जाने क्यों ये भी आंसर दे रहे हैं। यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर इज 1, 3 एंड 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 117। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट PM मित्रा स्कीम। PM मित्रा को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो यस, डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। इट एम्स एट डेवलपिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। इट है ना, तो मित्रा वाला टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पे है। इट्स गोल इज टू ओपन एम्प्लॉयमेंट पार्क नहीं, एग्रो पार्क नहीं,
लिस्ट वन एनर्जी पार्क, एटलीस्ट वन एनर्जी पार्क नहीं, सिंपल मित्रा जो था वो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, इतना भी पता होता आपका आंसर निकल जाता। अब ये क्वेश्चन का कोई सेंस यहाँ पे बनता है नहीं, लेकिन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन स्क्वैश टीम दैट वॉन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल एट द एसडैट स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025, या इसको जो भी बोलते होंगे। कौन पार्ट नहीं था? तो ये तीनों पार्ट थे, अर्जुन जो थे ये पार्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? डीआरडीओ एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हैज साइंड एमओयू इन दिसंबर 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कौन कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? तो देखो, पहला कि दिस एमओयू एम्स टू फोस्टर कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, support for defense and internal security, this is correct. RRU is an institution of eminence under Ministry of Education, no, this is an institution of eminence under Ministry of Home Affairs, right? So this is incorrect, this is correct. Correct answer is one only. The last question is, who among the following has recently scripted history by becoming the first Indian cricketer to secure 100 wickets and 1000 runs in T20 international? Correct answer is Hardik Pandya. Now that's all for this video. My purpose was only to tell you कि देखो CDS में ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, राइट, एंड कुछ थीम जो इसमें पूछे गए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख लेना है। और दूसरा पर्पस क्या था कि जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अगर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर यूपीएससी के सीएससी में आपसे पूछ दिया जाए तो फिर आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, राइट, कि अच्छा ये सीडीएस में पूछा था एंड फिर भी मैंने पढ़ा नहीं एंड मेरे से गलती हो गया, तो वो फोमो आपको ना आए। इसीलिए आई हैव प्रेजेंटेड दिस इन अ वे जो मेरा यूपीएससी में काम आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।